कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में भी। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। और ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया हिला रखी है। ट्रंप इस वक्त गए स्विट्जरलैंड डावोस में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और वो बात कर रहे हैं अपने बोर्ड ऑफ पीस की। एक नया यूएन कह लीजिए, और अब तो उसको खुद वही कहने लगे हैं, तो इसमें कोई अब छुपी हुई बात नहीं रहेगी कि वो एक नया यूनाइटेड नेशन जैसा एक बॉडी उन्होंने उसको बना दिया। आज उसकी साइनिंग सेरेमनी हो गई, उसका चार्टर अनवेल हो गया, बहुत सारे देशों ने दस्तखत भी कर दिए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वहाँ गए थे, क्या मक्खन पॉलिश की है, क्या चापलूसी करी है उन्होंने ट्रंप की, कान में जा कि पता नहीं क्या क्या बोला है उनके, वो सब कुछ खैर उन्होंने किया। अब इसमें खबर क्या है और आपको जानने की क्या खबर है आपके लिए, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो ये कि न्योता तो हमें भी है। अब हम क्या करेंगे? पाकिस्तान के पास ना ऑप्शन था और ना उनके पास इतना, मैं कहता हूं, इतनी स्पाइन थी कि वो खड़े हों ट्रंप के सामने, वो जो मर्जी उनसे करा ले, तो उसमें कोई हैरानी नहीं है। लेकिन हमने भी जवाब नहीं दिया है, तो हमें जवाब कभी तो देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब हम आपको आज देंगे। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड एसबीआई अस्थाना जी। जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराचर। यही देखिए, खबर यही है सर। तो क्या करेंगे मोदी जी? ये मोदी जी की तारीफ की कल लेकिन ट्रंप ने। हमारे इंडियन चैनल की रिपोर्टर वहां पे थी, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, मिस्टर ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने कहा, आई लाइक योर प्राइम मिनिस्टर, ही इज माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट अबाउट द डील? तो उन्होंने कहा, वी विल हैव अ ग्रेट डील सून, बहुत जल्दी डील होगी। तो फिर डील का तो पता नहीं, लेकिन कई सारे देशों ने ट्रंप को नाराज ना करने के लिए उनके इस बोर्ड में शामिल होने में दिलचस्पी दिखा दी है। मैं आपको जल्दी से बता दूं कौन कौन देश चले गए हैं, कौन नहीं गए हैं, और किन्होंने, कौन से ऐसे जिन्होंने मना कर दिया है। तो पहले तो ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज जो दुनिया की हैं छोटी बड़ी, वो ज़्यादातर वो चली गई हैं ट्रंप के साथ। इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजराइल तो होना ही था उसमें, जॉर्डन, बहरीन, इंडोनेशिया, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मोरक्को, सारी मुस्लिम कंट्रीज सर, इन सब ने बोर्ड ऑफ पीस साइन कर लिया है जाकर के। इनके अलावा अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बेलारूस, हंगरी, कोसोवो, इसमें से 2-3 वो हैं जो कि पुतिन के क्लोज हैं, रशिया के क्लोज हैं, वो लोग भी चले गए। रूस ने भी मना नहीं किया है, कहा है कि हम एक बार जरा इसको एवेल्युएट कर लें, फिर हम बताएंगे। वैसे खबरें ये हैं कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि पुतिन भी ज्वाइन कर रहे हैं। जिन देशों ने मना कर दिया है वो देश हैं फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, स्लोवेनिया। इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं। इसमें बड़ा कंट्री है फ्रांस और नॉर्वे। और जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया उसमें भारत है, रशिया का मैंने आपको नाम बताया, इसमें चाइना है, जर्मनी है, यूके है, इटली है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, यूक्रेन है और सिंगापुर है। ये बड़े वो देश हैं जिन्होंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। लेकिन ट्रंप को नाराज कोई नहीं करना चाहता इस वक्त, क्योंकि वो जिस मूड में इस वक्त चल रहे हैं, खलीफा मुस्लिम दुनिया का हुआ करता था, ये तो दुनिया का खलीफा अपने आप को समझने लगे हैं। जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, मैं, ये ट्रंप का रवैया है इस वक्त। मतलब वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया बस वो सुने और वो करे जो मैं चाह रहा हूं। अब सर, ऐसा आदमी तो नहीं देखा, तो इससे डील कैसे किया जाना, इसका कोई ऐतिहासिक हमारे सामने उदाहरण नहीं है। तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? ना हमारी डील हुई है, और अब ये, और इसका जवाब हमें और देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ पीस का। सर, नहीं, डील नहीं हुई। ये जो लंबा वक्त निकला और उधर से ही जो खबरें आई कि 4 बार फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया और प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन नहीं करने के लिए कहा, उम्मीद थी 3 फ्राइडे इंतज़ार किया। आपने सुना ट्रंप ने किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का 3 फ्राइडे तक इंतज़ार किया हो कि उनका फ़ोन आ जाए? डील जो है, पेपर सामने रखे हुए हैं, राष्ट्रपति को दस्तखत करने हैं, सिर्फ एक फ़ोन का इंतज़ार है। वो मोदी ने नहीं किया तो नहीं किया। तो वो जो हवा था 50% टैरिफ का, उसके खौफ से हम निकल चुके हैं। ओके। अब जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया है, वो 26 जनवरी को आ भी रही हैं, चीफ गेस्ट है। यूरोपियन यूनियन से हमारी डील हो जाती है, मदर ऑफ ऑल डील्स उन्होंने कहा था। तो उसके बाद जो है दबाव अमेरिका पर होगा डील करने का, क्योंकि देखिए ये हवा तो क्रिएट हो रहा है डील का, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? भाई, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो आप
का इंपोर्ट करते थे सामान वो नहीं करेंगे या कम करेंगे। लेकिन अगर कम भी करेंगे तो वो जो बढ़ा हुआ दाम है तो अमेरिकन सिटीजन देगा। तो अमेरिका में अब चूंकि इकॉनमी इतनी मजबूत है कि वो असर होने में समय लगेगा, तो इसलिए अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहाँ महंगाई निश्चित रूप से बढ़ रही है। दुनिया भर से जहाँ जहाँ जिस पर उन्होंने टैरिफ लगाया है वहाँ से जो सामान अमेरिका में आता है वो सब महंगा हो रहा है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका तो केवल नुकसान व्यापार का हो रहा है। आप कह लिए कि पहले इतने बिलियन या मिलियन डॉलर का करते थे, अब इतने का रह गया। भारत ने उसका तरीका खोजा कि नए बाजार खोज लिए। तो इस 50% टैरिफ के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो एक तरह से हमको ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए कि जगा दिया, हमको नए उपाय सोचने पर जो है एक तरह से कहिए मजबूर कर दिया, या जो अच्छा हुआ अच्छा हुआ हमारे लिए। और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री झुके नहीं। इस समय दुनिया में एक ही नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो दुनिया के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष से बात कर सकता है और उसकी बात सुनी जाएगी। मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो अलग बात है, लेकिन सुनेंगे सब। और सबकी नज़र इंडिया की तरफ है कि भाई आप झुके नहीं। इतना दबाव था, भारत से ज़्यादा दबाव शायद ही किसी पर रहा हो। हर तरह का दबाव डाला आपने, डील के लिए दबाव डाला, एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो इसके लिए दबाव डाला, रूस से तेल ले रहे थे उस पर आपने पिनल टैरिफ लगा दिया, सब कुछ करके आपने देख लिया। और ये यूरोपियन यूनियन से भी डील कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर नहीं खोल रहे हम। हाँ बिल्कुल कह दिया, हाँ यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं खोल रहे हैं और वो मान गए हैं। तो इसलिए भारत जो है उसने ये बता दिया है कि हम डेडलाइन से नहीं रेड लाइन से चलते हैं। ये हमारी रेड लाइन है, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। वो फिर बुरा मान जाएगा, लेकिन बुरा मानता रहे। आप बोर्ड नहीं ज्वाइन करोगे तो? अभी नहीं मान रहा है तो क्या कर दे रहा है। तो इसलिए उसके बुरा मानने की चिंता छोड़ दी है भारत ने कि अगर ट्रंप बुरा मान जाएंगे तो क्या हो इसकी जाएगा। परवाह हम अब नहीं करते। इसकी परवाह हम नहीं करते। हम चाहते हैं डील हो, हमारे लिए फायदेमंद होगी डील। लेकिन डील नहीं होगी तो भारत खत्म हो जाएगा या हमारे सामने कुछ और विकल्प नहीं बचेगा, ऐसा नहीं। सही, डील वाली बात तो समझ गया कि वी आर इन नो हरी। अपने जो हमारे लिए हमारे टर्म्स मीट होंगे हम तभी करेंगे, और हम बाकी जीना सीख चुके हैं आपके टैरिफ के साथ। लेकिन ये बोर्ड ऑफ पीस का मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसका उत्तर हमें जब हम देंगे चलिए तब देंगे। उत्तर होना क्या चाहिए? हम जाएं उसके ट्रंप के इनिशिएटिव के साथ या ना जाएं? नहीं, देखिए क्या बदला क्या है ट्रंप ने। अमेरिका और यूरोपियन देश लगातार बात करते थे जब से यूनाइटेड नेशंस बना कि रूल बेस्ड जो है वर्ल्ड ऑर्डर, रूल कौन बनाता था? अमेरिका और वेस्ट। और जो उसके मुताबिक चले वो रूल बेस्ड ऑर्डर के मुताबिक चल रहा है। अब ट्रंप ने आके कहा कि ये छोड़ो रूल बेस्ड, अमेरिका रूल नहीं बनाएगा, डोनाल्ड ट्रंप रूल बनाएगा। उसके मुताबिक चलोगे तो रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं चलेंगे तो नहीं फॉलो कर रहे हैं जी। तो अपने को दुनिया का सम्राट समझने लगे कि उनको लग रहा है कि अब सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हमारे मुताबिक चलना चाहिए, दुनिया में हम जिसको जो कहें वो करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आपने कनाडा के प्रधानमंत्री को भी सुना, फ्रांस के राष्ट्रपति को सुना, ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सुना ही था, और भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, मेरा मानना है कि सबसे अच्छी तरह से भारत ने डील किया। ऐसा है कि बुली जो है उसकी हर बात का आप जवाब देंगे तो ट्रैप में फंस जाएंगे। ओके, तो उसको प्रवोक करते रहिए। आपकी चुप्पी जो है उसको और ज्यादा चिढ़ाती है। तो यही बजाय कि हम कुछ कहें अमेरिका पूछे भाई आप क्या करने वाले हैं, पहले वो बोले। हाँ, ओके ठीक है सर। बिल्कुल, मैं इसी चीज़ से सहमत हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो ये बोर्ड ऑफ पीस की आपने सबसे पहला सवाल पूछा, मेरे विचार से भारत को हम अभी सोच रहे हैं इसी पे चलते रहना चाहिए कि हम एनालाइज कर रहे हैं। मेरे विचार से यही हमारा स्टांस होना चाहिए, क्योंकि और इनडायरेक्टली हम उनको ये बता सकते हैं कि भैया ड्रिल हमारे हिसाब से साइन करो, साइन करोगे तो हम सोचेंगे, साइन नहीं करोगे तो हम सोचेंगे भी नहीं। ये इनफॉर्मल तरीके से बताया जा सकता है। फॉर्मली होना चाहिए कि हाँ वी आर स्टडिंग, ये एमईए की स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। अब अगर आप आते हैं पहले इस बोर्ड की जो अहमियत है, मैं उसी को ज़रा बता दूं। देखिए ये बोर्ड जो है, ये इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि मैं लाइफ प्रेसिडेंट रहूँगा।
हाँ। उस बोर्ड का चेयरमैन मैं लाइफ लॉन्ग चेयरमैन। यानी कि जब वो पद छोड़ देंगे तब भी वो चेयरमैन रहेंगे। यानी कि ये इंस्टीट्यूशन जो है ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, और एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन का औचित्य मेरे हिसाब से कोई खास बनता नहीं। दूसरी चीज, ये जो ऑल्टरनेट यूएन की बात हो रही है, अभी उसने हालांकि अपने मुंह से तो बोला कि नहीं नहीं मैं यूएन को भी चलने देना चाहता हूं वगैरह वगैरह, लेकिन कहानी ये है कि उसने यूएन में उसको एक बिलियन से ज़्यादा बकाया पैसा देना है, वो नहीं दिया। उसने सारी जो इंस्टीट्यूशन है उससे विड्रॉ करा, तकरीबन 60 से विड्रॉ किया था, जिसमें 30 यूएन एंटाइटिटीज़ हैं जिससे वो विड्रॉ कर चुका है। तो वो यूएन को तोड़ने के चक्कर में है, चाहे मुंह से कुछ भी बोले, लेकिन एक्शन उसके सारे ये हैं कि इस यूएन को तोड़ो, मैं जो बोलता हूं वो सही है। अब तुम जो बोलते हो वो जरूरी तो नहीं है कि उसके बाद आप रहोगे नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि रिटायरमेंट के बाद वो बिल्कुल ये उस तरीके से है कि जी मैं मेजर जनरल की तरह रिटायर हो रहा हूं और एक कुर्सी खुलवा दूं आर्मी हेडक्वार्टर में कि जी ये मेरी कुर्सी होगी इसके बाद में, वही वाली कहानी है। तो अब उसने एक कुर्सी बनवा ली है अपनी कि मैं ये कुर्सी में शामिल रहूंगा। तो वो अब जो देश डरते हैं वो उन्होंने साइन कर दिया। कुछ लोगों ने साइन किया है जो एलाइज हैं, जैसे इजराइल आपने लिस्ट पढ़ के सुनाई, और जितने भी सेंसिबल मिडिल पावर, जिनको मिडिल पावर गिना जाता है, और जो अलग पोल्स हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो और हैं, उन्होंने अभी किसी ने साइन नहीं किया, किसी को ना कोई जल्दी में है। अब अगर उसको ट्रंप जो ट्रेड डील है हमारे साथ, उसको इतना सोचना पड़ रहा है हमारे साथ ट्रेड डील में साइन करने के लिए, तो हम क्यों, हमारे ऊपर क्या कंपल्शन है कि हम उसके जवाब आज दें? हम भी उसको 1 साल के बाद देंगे जवाब कि तुम्हारे बोर्ड में हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो हमें भी 1 साल तक लटकाना चाहिए कम से कम उसको। तो पहले, और उस तब तक क्या हो जाएगा, तब तक जैसा कि प्रदीप जी ने भी बताया, यूरोपियन यूनियन की अगर डील साइन हो जाती है तो जाहिर है कि अमेरिका भी हिलेगा थोड़ा सा। अभी मित्तल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कल डावोस में बताया कि देखिए भारत को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि भारत बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में है। कारण क्या है, उसका एनालिसिस क्या था, वर्ल्ड में 17% ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ होता है, 83% ट्रेड बिना अमेरिका के होता है। तो ये 83% कम नहीं है बिल्कुल। और इस 83% पर अगर हम केंद्रित करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले तो उसने बोला कि हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो हाइपोथेटिकली अगर अमेरिका से ट्रेड बंद भी हो जाता है तो भी उस हालत में भारत सर्वाइव करेगा और भारत का ट्रेड चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसने चल ही रहा है, आंकड़े के साथ तो अगस्त से लगे हुए हैं और फायदा हुआ नहीं। आप हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया 50% ट्रैफिक के बाद में, हमारा जो एक्सपोर्ट है उस इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। हमारे पर कोई दबाव नहीं है। तो दबाव नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि किसी भी जो बुली है, दादा होता है ना, ट्रंप दादा की तरह बिहेव कर रहे हैं। दादा के सामने जो आदमी सीना दिखा के और छाती ठोक के खड़ा होता है, सिर्फ वो उसी से डरता है और किसी से नहीं डरता। मैं आज दिन में वो एक चाइना के एनालिस्ट का बयान देख रहा था, विक्टर गाओ, एक वो है, इनके एक एनर्जी इंस्टीट्यूट के कुछ हैं, वो मतलब एक नोन पर्सनालिटी है चाइना की और काफ़ी दबंग टाइप बात करते हैं वो। तो उन्होंने यही बात हुई ट्रेड वाली, तो अमेरिकी टीवी चैनल पर बैठे थे, बोले कि आपकी मार्केट चली, उन्होंने एंकर ने कहा कि आपको 15% मार्केट चली जाएगी जो आपका ट्रेड होता है अमेरिका से। बोले चली जाए, पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी दुनिया हमारे लिए खुली हुई है, आपके साथ नहीं होगा ना, बाकियों के साथ करेंगे। और आपकी मार्केट मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी मार्केट भी आपको नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने जो दूसरी बात की, बोले 5,000 साल पुरानी संस्कृति है चाइना, हम 5,000 साल से हैं, आप 250 साल से हो, 300 साल से हो, और हम आगे भी 5,000 साल रहेंगे। तो हम खत्म हो जाएंगे कि अमेरिका हमसे बात नहीं कर रहा है या ट्रेड नहीं कर रहा है, ये आपकी गलतफहमी है, इसको निकाल दो दिमाग से। हम हजारों साल से चल रहे हैं। एक बात, अब मैं देवेंद्र के पास लास्ट में इसीलिए ही आया कि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। भारत सरकार ने कोई जवाब तैयार किया है ट्रंप को देने के लिए या अभी कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे? इसमें 2-3 चीज़ें सौरभ। पहली बात तो ये कि अंडरस्टैंडिंग ये है जो मिलता है कि मसला ट्रेड का है ही नहीं, मसला ये है कि हमारी विदेश नीति को अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से गवर्न करना चाहते थे, हमने मना किया।
अन्यथा सिर्फ ट्रेड की बात होती तो आप ट्रेड तक रहते। जो ऑयल को लेकर ज़बरदस्ती उसमें घुसाया जाता है, उसमें भेदभाव के साथ आप जो करते हैं, तो उसका सीधा समझ में आ रहा था कि आप चाहते हैं कि आप हमारी विदेश नीति आपके हिसाब से हो। और आपको ध्यान हो कि जब रूस यूक्रेन वार को लेकर एक वहाँ पे कमेटी बुलाई गई थी, तो भारत, क्योंकि रूस को इन्वाइट नहीं किया गया था, तो भारत ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और सेक्रेटरी लेवल पे उसको डील कर लिया। उसके पीछे मकसद यही था कि भाई जब दोनों पार्टी वहाँ पे नहीं है तो हमारे जाने का उसमें कोई मतलब नहीं है। तो भारत तो हमेशा से इस बात को दिखाते रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी रहती है कि हमारे हिसाब से ये नहीं चल रहे हैं। अब इस बैकग्राउंड में इस पीस बोर्ड का के इन्विटेशन का क्या होगा आप समझ सकते हैं। भैया तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक तरह से कहें कि आप उनकी पर्सनल दुकान है। बिल्कुल सही। उनकी पर्सनल दुकान को सजाने के लिए भारत उसमें उत्साह क्यों दिखाए, क्यों दिखाना चाहिए और पैसा भी दे। $1 बिलियन दूर दूर तक मतलब उसकी कोई रुचि नहीं। दूसरी चीज़ की ट्रेड डील को लेके, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि भारत को जो ऑफर करना था भारत कर चुका है। अब आप ट्रेड डील 1 महीना बाद करें, 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, 4 साल बाद करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका के साथ ट्रेड को लेके नुकसान हुआ या नहीं? यस, नुकसान है, क्योंकि अमेरिका के पास परचेजिंग पावर बहुत हाई है। क्या वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि हम उनके किसी शर्त को माने? बिल्कुल नहीं। उसके बाद तीसरी समझ ये है कि जैसे ही आप यूरोपियन यूनियन के साथ डील को मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हो, तो आपने अपना बेंचमार्क सेट कर दिया कि हमें ट्रेड के मामले में हमारा क्या है, वो 27 को होनी है। हाँ। अब उसके बाद अब बाकी अमेरिका को तय करना है कि भारत के साथ अपने रिश्ते को कैसे रख रहा है। और आपने देखा होगा कि जैसे उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक बहुत खराब बयान दिया कि किस प्रकार से पीएम मोदी ने फ़ोन नहीं किया, उसके चलते उसके बाद भारत ने अपने बाकी चैनल्स के मार्फत जो मैसेज दिया, जिसका नतीजा था कि उनके एम्बेसडर के मुंह से लगे लगातार फुटने और झड़ रहे थे। हाँ। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप फिर फुल झड़वा रहे हैं। एक चीज़ और आपने ध्यान दी होगी कि नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चयनित हुए, उसके बाद पीएम का जो स्पीच था उसमें घुसपैठियों को लेके अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये दे दिया कि दुनिया के देश जो ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाते हैं वो अपने यहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं। तो किसी भी मामले में हमें उनसे लेसन लेने की ज़रूरत नहीं, ये मैसेज साफ है। बस एक चीज़ में हम उनसे पीछे रहेंगे कि जिस प्रकार के उनके राष्ट्रपति बयान देते रहते हैं वो यहाँ से नहीं दिया जाता, क्योंकि एक सरकार के बड़े व्यक्ति का कहना था, जब पूछा गया कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कह रहे हैं, तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो सकते। और हर बात का जवाब भी नहीं दिया जाए। वो हंसते हुए बहुत लाइटली कि भाई तुमको जो बोलना है, करना है, जो करना है करो, हमको अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। इन शर्तों पे अगर आओगे बहुत अच्छा है, अब नहीं आओगे तो ये जो अपना वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, या यूएन को वो डिफंक्ट कह चुके हैं। यूएन जिस मैंडेट को लेके बना था वो काम वो करता नहीं है। जंगे यूएन को रुकवानी चाहिए थी, रुकवा मैं रहा हूं, ये ट्रंप ने बोला। अब वो अगर एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस के जरिए, मतलब जो इस दुनिया के जो मानक हैं उन सबसे अलग अपना कुछ बना रहे हैं, तो हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। देखिए, यूएन को लेके तो हम भी, जैसे भारत भी बिल्कुल से उसमें संशोधन को लेकर बहुत ज्यादा करता है। भारत बार बार कहता है कि भाई आप एक तरह से डिफंक्ट ही हो गए हो। दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वो अगर उसमें परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो फिर क्या मतलब है उसके यूनियन का। तो भारत उसमें संशोधन चाहता है। अमेरिका अपनी शर्तों पर अपना कोई ऑर्डर बना के भारत को उसमें कहे, भारत उसमें शामिल हो जाए, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी होगा वो ग्लोबल इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, मल्टीपोलर इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये क्लैरिटी एकदम नजर आती है। सर, अब सवाल ये है कि ट्रंप जब बोलते हैं तो उसको दिखाया बहुत जाता है। ट्रंप बहुत वर्बोज हैं, जो बोलते हैं बड़ा ऐसे बोलते हैं कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। मगर क्या वाकई ट्रंप दुनिया ड्राइव कर रहे हैं, दुनिया को ड्राइव ट्रंप कर रहे हैं, या जो चाह रहे हैं क्या वो करवा पा रहे हैं? दुनिया में वो कौन सी ताकतें हैं जो स्टेटस को मेंटेन करना चाह रही हैं और करवा पा रही हैं, जो नहीं झुक रही? जैसे भारत है, क्या दुनिया में अभी मतलब दुनिया उथल पुथल में चल जा चुकी है, या हमें सिर्फ ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ट्रंप बात ऐसे करते हैं? नहीं, दिख ज़्यादा रहा है। आप देखिए 3 देशों पर नज़र रखिए। वैसे तो बहुत से देश हैं, भारत, चीन और रूस। ये इन तीनों का स्टैंड देखिए, और इसमें आप शामिल कर लीजिए इस समय यूरोपियन यूनियन या यूरोप के जो बड़े देश हैं। अब शायद कनाडा को भी, आप कनाडा को भी बिल्कुल निश्चित रूप से, जो कल बोला है उनके, अब तो अभी तो सबसे आगे वही है। हाँ, सबसे आगे वही है। तो इसलिए जो है, जो ट्रंप कर रहे हैं उसका अल्टीमेट क्या हो सकता है, वो लीड कर सकता है डी डॉलराइजेशन की ओर। आप देखिए दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक हैं सब सोना खरीद रहे हैं। सोना मतलब डॉलर के अगेंस्ट हेज, कि डॉलर, और उसके अलावा आप ब्रिक्स को देख लीजिए और देशों को देख लीजिए, लगातार इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करें हम।
और दुनिया के जिन बड़े देशों ने, और उसमें खास तौर से सबसे बड़ा नाम चाइना का है, अगर अमेरिकी ट्रेजरी के पेपर्स बेचना शुरू कर दिए तो आप समझिए कि अमेरिकी Bonds economy- जो इनके हैं। हाँ, bonds, Treasury bonds। वो हाँ वो फिर अमेरिका की इकोनॉमी का हाल क्या होगा। अमेरिका की दादागिरी इतने सालों से चल ही रही है क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। आपने सऊदी अरब से कहा कि हम तुम्हारा तेल निकालेंगे, हम टेक्नोलॉजी देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम जो है अपने एक्सपर्ट्स भेजेंगे, शर्त यह है कि तेल सिर्फ डॉलर में बेचोगे। तो दुनिया भर में तेल सिर्फ डॉलर में बिकने लगा। तो आपको दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसको तेल नहीं चाहिए, वो तेल चाहिए तो डॉलर चाहिए। तो ये जो ट्रेड है। और दूसरा, यूरोप को कहा, जो ये नेटो बनाया, कहा कि आपको हम सुरक्षा देंगे, लेकिन हम आपके देश की नीतियां हम तय करेंगे। ये सीधे सीधे नहीं कहा, रूल बेस्ड जो बात होती है ना वर्ल्ड ऑर्डर की, कि रूल हम बनाएंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। तो ये दोनों चीजें लगातार आप देखिए इसमें क्रैक आ रहा है। टूट गया है ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन लगातार क्रैक आ रहा है। आप एक नेटो देश पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इतना विश्वास हो गया, अब बचा क्या सर उसमें? उसमें कुछ नहीं बचा है लेकिन हर चीज की एक औपचारिक जो है औपचारिकता होती है पूरी करने की, अंतिम रस्म होती है, वो अंतिम रस्म नहीं हुई है। लेकिन उसी ओर ट्रंप इसको एक, मैं कह रहा हूं कि इस कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, इसको तेज कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को। जो होता अल्टीमेटली होना था, लेकिन समय लगता, कितना समय लगता पता नहीं, लेकिन अब वो तेज हो रहा है। फाइनल क्या होगा? मतलब डॉलर का वर्चस्व टूटेगा? हाँ, डॉलर का वर्चस्व, सारे देश जो है- इंटरनेशनल करेंसी नहीं रह जाएगी डॉलर, और जिस दिन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी नहीं रह जाएगी, अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। जितने देश जो हैं ये अमेरिका के पीछे पीछे चलते थे, सब अब आंख दिखाने लगे हैं, या कम से कम दिखाने बताने लगे लगे हैं कि भाई हमको आप ऐसा मत मानिए कि हम बिल्कुल आपके भाई गुलाम हैं। जापान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के एकदम खिलाफ था, भारत में कितने सबसे ज्यादा नाराज हुआ था 98 में जापान। अब वो फिर से जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। अपना न्यूक्लियर रिएक्टर जो भूकंप में उनका टूट गया था, खराब हो गया था, उसको रिवाइव मतलब कर रहे हैं। ट्रम्प जिस हर देश जो है अपने, अब दो चीजें, एक डॉलर और दूसरा उनकी जो आर्म्स की फैक्ट्रियां हैं। दुनिया भर हथियार खरीदती है अमेरिका से। अगर सब अपना बजट बढ़ाएंगे, अपने यहां बनाना शुरू करेंगे, जो भारत ने किया है। अब हम उस तरह से, आप 99 से और 2026 की तुलना कर लीजिए। 99 में हमें इंटरनेशनल मार्केट से मार्केट रेट पर जो है युद्ध सामग्री, जनरल साहब बताएंगे ज़्यादा, खरीदनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास नहीं था। तो जिस दाम में हमको मिला उस दाम में हमको खरीदना पड़ा। आज ये स्थिति नहीं है। आज युद्ध हो जाए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का युद्ध हो, तो हमारे पास जो है वो युद्ध सामग्री की कोई कमी नहीं होने वाली है। और जिस तरह से हमने इस आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन में जी, वो अपने आप में एक अद्भुत कहानी आप है। कह रहे हैं मतलब ट्रम्प जिस एम्पायर को, साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं या उसको और ताकतवर बनाना चाहते हैं, वो उसका दरअसल असर उल्टा होगा उसका, कर रहे हैं। हाँ। उसको वो कमजोर कर रहे हैं। बहुत से लोग कहने भी लगे, मैं किसी अमेरिकी इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था कि ये जो कुछ ट्रम्प कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका इज एन एम्पायर इन डिक्लाइन। एग्जैक्टली। अमेरिकन एम्पायर ढलान पर है और इसीलिए ये ज्वाला ज्यादा फड़क रही है। लेकिन क्या इन्होंने वाकई, बाकी जैसे हमें साबिर सर कह रहे थे कि हमारे साथ जो कुछ किया, हमें और एवेन्यूज तलाशने के लिए मजबूर किया, तो हम और स्वावलंबी हुए। ये हर देश के साथ हो रहा है। कनाडा कह रहा है कि मुझे 10 साल में 50% नॉन यूएस ट्रेड पर जाना है। यूरोप डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है अपनी। यूरोप चाइना से कह रहा है हमें आपकी एफडीआई की जरूरत है। ये सब पहले नहीं सोच सकते थे कि यूरोप में चाइना को पेनिट्रेट करने के लिए यूरोप इनवाइट करेगा। सो इस सब का सर बोलो आप अंजाम क्या है? आज से 10 साल के बाद दुनिया कैसी दिखेगी? आज से 10 साल के बाद में जाहिर है कि जो इकोनॉमी है, अभी क्या है कि फाइनेंशियल कंट्रोल पूरे वर्ल्ड के ऊपर अमेरिका का है डॉलर के थ्रू जी, और डॉलर रिजर्व है सबसे बड़ा। अब रिजर्व का जो परसेंटेज है डॉलर में और गोल्ड में, वो एकदम काफ़ी बदल जाएगी, क्योंकि सब गोल्ड खरीद रहे हैं। जाहिर है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, इधर भारत एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। अब भारत के पास प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की, और बात चल रही है कि किस तरीके से हम लोकल करेंसीज को डिजिटल मोड में एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिला सकते हैं। और अगर हम ये 5 कंट्रीज़ या 6 कंट्रीज़ या जितने बड़े कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के,
ये कर पाते हैं तो आप देखिए ना सिर्फ डॉलर पर चैलेंज हो रहा है, स्विफ्ट को भी चैलेंज हो रहा है, क्योंकि जो गेटवे है इनका। हाँ, जो गेटवे है, सबसे बड़ा गेटवे है। क्योंकि अभी क्या था कि स्विफ्ट से अगर हटा दिया तो आपका व्यापार में बहुत भयानक फर्क पड़ जैसे सकता है। गेटवे, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो वीजा का क्रेडिट कार्ड होता है, मास्टर कार्ड का होता है, हमारे यहाँ रुपे शुरू हुआ है, तो यह गेटवे स्विफ्ट इंटरनेशनल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल अमेरिका बेस्ड, वो अमेरिका बेस्ड है। और अब ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने इतने सारे डिजिटल ऐप करे, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रेजेंट करा। भारत में आज की डेट में तकरीबन वर्ल्ड का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है यूपीआई के जरिए। यूपीआई के जरिए, और हर चीज भारत में है। भारत ही शायद एक ऐसा देश होगा जहां हम सिर्फ मोबाइल लेके चलते हैं, क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं आजकल। तो ये बड़ा चेंज है, और इसको जितने भी अभी फोरम हुए हैं उसमें भारत ने इसको फ्लैग किया है। और अब हमारे पास मौका है, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो इस टाइम में, और तकरीबन मुझे जहां तक मेरा अपना मानना है और जितनी भी एनालिसिस मैंने सुनी है, सारे देश ये चाह रहे हैं। अभी तक सहमति नहीं बन रही थी, कॉमन करेंसी के लिए सहमति नहीं है, क्योंकि हमें डर है कि वो युआन डोमिनेटेड हो जाए, तो वो हम सहमति नहीं है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें हम अपनी सबके सब ब्रिक्स कंट्रीज की लोकल करेंसीज में फ्लॉलेस ट्रांजैक्शन कर सकें, तो वो पॉसिबिलिटी है। और वो ये बातें बहुत टाइम से चल रही हैं, और ट्रंप ने खुली धमकी दी थी। हाँ, ब्रिक्स का नाम बोला लेके था उसने, हाँ, कि ये डी डॉलराइजेशन के बारे में अगर सोचा तो फिर देख लेना। हाँ, उसने ये भी बताया था उसने कि अगर आप लोगों ने डी डॉलराइजेशन किया तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा सारे ब्रिक्स कंट्रीज में, ये उसने बोला था। लेकिन सवाल ये है कि उसके 100% टैरिफ की धमकी से ये एक्शंस कम नहीं हुए, ये एक्शंस बंद नहीं हुए हैं, और इनके ऊपर बातचीत जारी है। अरे वैसे आपको लगता है ट्रंप अपना टर्म पूरा करेंगे 4 साल का? कुछ लोग कह रहे हैं मुश्किल है, कुछ बहुत लोग कह रहे हैं कि मुश्किल इनको अपनी कांग्रेस ही इंपीच कर देगी। हाँ, मेरा अपना मानना यह है कि इस समय जो ट्रंप फड़फड़ा रहे हैं सबसे ज्यादा, उसके सामने एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर मैं ये मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो डेमोक्रेट ना सिर्फ हावी हो जाएंगे, बल्कि मेरे को इंपीच करके जेल में डाल देंगे। इसी साल होने इलेक्शन। हाँ, इस साल होने 2026। यही तो रिपब्लिकन से कह रहे हैं। ये रिपब्लिकन्स भी बोल रहे हैं कि ये वो लोग माफ नहीं करेंगे इसको। तो इनके सामने ये सिचुएशन है कि ये भी पता है इनको, सब ये तो बता ही दिया है कि भाई आपकी रेटिंग डाउन हो रही है, और ग्रीनलैंड के बाद और डाउन हुई है, तो रेटिंग डाउन हो रही है। तो उसको ये लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया, और उसमें ये लगे कि यार ये कितना स्ट्रांग प्रेसिडेंट है। तभी उसने जब ये वेनेजुएला वाला किया तो उसने 2-3 चीजें पॉपुलराइज की कि देखिए मेरे अंदर मेरे टाइम में, और कल भी बोला उसने डावोस में कि मेरी प्रेसिडेंसी में अमेरिका कितना पावरफुल हो गया। और यही तो बोले। हाँ, और मैंने 5 मिलियन बैरल जो हैं वेनेजुएला की, वो अब मैं उसका सौदा करूंगा। हाँ, मैंने निकाल लिया 4 दिन में तेल। हाँ, तो ये जो बोल रहा है वो बताना चाह रहा है कि किसी तरीके से मेरी रेटिंग डाउन ना हो, मैं हारूं ना। अगर मैं हार गया तो जेल जाऊंगा। अरे ये जेल भी जा सकते हैं। हाँ, अरे ये बताइए कि मतलब ऐसी थिंकिंग होती है क्या देशों में, या हमारे यहाँ जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री है, या हम जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि ये आदमी कब तक रहेगा, ये अब आज ये क्या है, कल जाने और क्या कर दे। कोई हमने कुछ कोड डिकोड किया है ट्रंप को कैसे डील करना है? तो लगातार रहता ही है ना सौरभ, और आगे का रोड मैप, जैसे कि ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट चुनाव से पहले अगर ध्यान हो आपको कि जब अमेरिका में गए थे मोदी जी, और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने के लिए पब्लिकली बोल भी दिया था कि वो मिलना चाहते हैं, और तब मोदी जी नहीं मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से। और कहा यह जाता है कि तब से डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक खुन्नस सी बैठ गई थी। उसके पीछे आकलन ये था भारत सरकार का कि एक तो चुनाव चल रहा है, वहाँ पे एक से मिले या दूसरे कैंडिडेट से ना मिले तो बड़ा खराब जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप दोनों से मिले तो और खराब जाएगा। दोनों से मिले तो उसमें पता नहीं, दूसरे से मिल भी लेते समय उतना नहीं था, तो उसमें उसके चलते मना किया गया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली, पॉपुलर हुए, चुनाव जीत गए। तो वो रेटिंग तो रहती है कि कैसे हमको ट्रैक करना है, कैसे आगे जाना है। खासतौर पे तब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपने तेवर दिखाए, वो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन कॉरिडोर के लिए वो एक शॉक था। कल से 3 बार बोल चुके हैं, इस बात। अब तो इनकी बात को बहुत लाइटली लिया जाता है, अब तो बहुत गंभीरता से लिया नहीं जाता है। आपने देखा होगा कि उसके बाद हमने अपना एक बार दिखाया और स्टैंड उसके बाद फर्म रखा। जैसे अपने आप में बहुत विचित्र सी बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप कोई क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए विचित्र, उनके लिए शर्मिंदगी वाली बात थी, और उस बात को खारिज कराया जा रहा है अपने यहाँ के अधिकारी से। मतलब आपको इस लायक भी नहीं समझा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की उस बात को खारिज करे कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। हमारे यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी ने खारिज किया था, और उसके बाद से उसी लीक पे देखा जा रहा है। लेकिन एज ए कंट्री अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और मसला सिर्फ ट्रेड का नहीं है,
टेक्नोलॉजी बाकी टेक्नोलॉजी का है और बहुत सारी चीज़ों में। तो बस शर्त ये रहेगी कि बराबरी के शर्त पे अगर मैं कुछ आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप भी हमें कुछ ऑफर कर रहे हो, वहाँ हम ठीक रहेंगे। जैसे AI के मामले में हमें उनकी ज़रूरत है, उनको भी हमारी ज़रूरत है। मार्केट है, मार्केट, और हम मार्केट हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है टैलेंट का, और उनके पास टेक्नोलॉजी है। उनको चाइना को रोकना है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ एक दूसरे पे सहयोग करेंगे हम लोग। लेकिन दो चीज़ क्लियर है एकदम कि हमारी डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी को आप तय नहीं करोगे, आपकी शर्तों पे नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि जो ट्रेड डील हम करेंगे, हमने जो ऑफर कर दिया है वो हमारा रेड लाइन है, हम उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है। आप जब बात करोगे तो पहला काम ये करोगे उसमें कि जो टैरिफ आपने लगाया है पहले हटाओगे, उसके बाद आप बताओगे कि हमारी शर्तों में से कितने पे सहमत। जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट सर्कल्स में, तो क्या सुनते हैं ज़्यादा कि ये ट्रम्प एरा अभी रहने वाला है? हाँ, अभी तो मान के चल अभी रहे है लो ही। कि एक समय 3 है साल जो तो ये है हाँ ही है। कि अभी ये रहेगा और उसके बाद फिर आगे बाकी बहुत ज़्यादा चिंतित हों, बहुत परेशानी हो, ऐसा नज़र नहीं आता। अधिकारियों में भी बड़े लेवल पे तो नहीं ना आता, अधिकारियों के लेवल पे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। जो लोग हैंडल कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। वो ये मान के चल रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप सिंड्रोम ऐसा है, अभी हमें थोड़े दिन ये झेलना पड़ेगा। और वो Temporary ये भी phase मानते है, हैं, निकल जाएगा। और वो ये भी मानते हैं कि हमारी अहमियत जो है तुम ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स से हैंडल नहीं कर सकते। जिसका वो उदाहरण वो यही देते हैं कि भाई उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने बोला तो लगा कि पता नहीं क्या, दुनिया को यही लगा होगा कि न जाने क्या बोल दिया, और उसके बाद उनके एम्बेसडर को क्या बोलना पड़ा। वैसे मतलब सर बैठे ज़्यादा जानते हैं, आज़ादी के बाद ज़्यादा समय तो हमने एंटी अमेरिका कैंप में या तटस्थ कैंप में ही बिताया है। ये तो अभी हमारी नज़दीकी के 3 दशक ही हैं ये अभी जो हुए। भाई हमको पीछे करने के लिए अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया है। वो 7वां बेड़ा तो 71 में भेजा था, वो तो है ही। उसके अलावा भी आपको याद होगा डॉक्टर भाभा ने घोषणा की कि भारत 3 महीने में परमाणु बम बना सकता है, और तीसरे या चौथे दिन एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। तो ये अब बातें जो खुलकर आ रही हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ था उनकी हत्या में। कितना सही कितना गलत वो तो खैर डॉक्यूमेंट से पता चलेगा, लेकिन वो सामान्य घटना नहीं थी। तो पाकिस्तान का हर मोड़ पर, हर मौके पर अमेरिका ने साथ दिया। बिल्कुल ठीक। और ये मानकर कि हम सोवियत कैंप में पूरी तरह से चले गए हैं, हम सोवियत संघ के साथ हैं और अमेरिका के खिलाफ हैं। हमने इस तरह का व्यवहार नहीं किया। हमने एक तरह से, चूंकि सोवियत संघ ने हमारा हर मुश्किल मौके में साथ दिया, तो हम उसका साथ क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए तो नहीं छोड़ देंगे। तो इसलिए इस समय जो स्थिति है, भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आप भी मानते हैं टेम्पररी फेज है? बिल्कुल, ये सब निश्चित रूप सेटल से हो जाएगा? temporary phase क्योंकि है। बहुत से लोगों का कहना है कि ट्रम्प मुमकिन है कि तीसरा टर्म ले, इनको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना बस पड़ेगा। ऐसा बट है। अब जो आदमी ये सब कर सकता है, वो तीसरा टर्म लेने के लिए क्या नहीं करेगा? लेकिन वो कर पाएगा, इसमें बहुत बड़ी शंका है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ट्रंप को अमेरिका मत समझिए। ट्रंप और अमेरिका दोनों को अलग अलग करके देखना होगा। अमेरिका के लिए 20-25 साल से इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में अमेरिका, मतलब रिलेशंस में, कि दोनों देशों के संबंध सुधरे हैं। क्योंकि हमारी उपयोगिता अमेरिका के लिए ज़्यादा है जितनी अमेरिका की हमें ज़रूरत है। दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की, लेकिन अमेरिका का मुकाबला चीन से है, भारत से नहीं है। अमेरिका को चीन को रोकना है, भारत को नहीं। ठीक है सर। तो इसलिए जो है ये सिलसिला जो है बहुत लंबा नहीं आपकी चलेगा। बात याद रहेगी मुझे अभी ये कि ट्रंप को अमेरिका मत समझिए, तो उम्मीद ये कीजिए कि अमेरिका कमान ट्रंप से अपने हाथों में ले अमेरिका अपने हाथ में कमान ले, ट्रंप से छुटकारा जिस खुद तरह ही के ले। रिएक्शन है लोगों हाँ। के, उससे पता चलता है। ठीक बात है। आप सोचें, आप अगर आज अमेरिकी हो तो आपको कैसा लगता होगा, ये सोचने लायक बात है। अब देखते हैं सर, और भारत इसका कब क्या जवाब देगा वो बना ही रहेगा। वैसे मजा तो तभी है कि ट्रंप को ही पूछना पड़े, मोदी जी क्या सोचा आपने हमारे बोर्ड में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। देखते हैं सर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आज समय इतना ही था कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। जलसा, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।